हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th वाले बच्चे देखेंगे। आप लोगों को जो है पाठ तीसरा भूगोल में, सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल है उसमें आप लोगों को पाठ तीसरा अपवाह पढ़ाया जा रहा था। अपवाह में जो है कुछ क्वेश्चन आपको पाठ 3 में हम लिखाए थे और आज जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न से आपको लिखाना था, ठीक है ना। तो जैसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न में लिखा गया है, प्रश्न आपका है, नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। तो ये मैंने झील के बारे में बताया था। झील जो है दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं, एक मानव निर्मित होते हैं। तो जिन झीलों का निर्माण प्रकृति द्वारा अपने आप होता है, प्रकृति द्वारा जिन झीलों का निर्माण किया जाता है उसे प्राकृतिक झील कहते हैं। और मानव निर्मित माने जिस झील का निर्माण मनुष्य स्वयं करते हैं उसे मानव निर्मित झील कहा जाता है। तो दो भागों में बताया गया था, बांटा गया है, ठीक है ना। तो जैसे अब हम आपको नाम पढ़ दे रहे हैं, प्राकृतिक झील, इसमें हेडिंग आप डालेंगे पहला प्राकृतिक झील, उसके आगे आपको लिखना होगा ऊलर, वहाँ पे बड़ा उगमंत्र ऊलर, डल, नैनीताल, भीमताल, चिल्का, पुलिकट, सांभर, बारापानी, लोकताक, ये आपके प्राकृतिक झील में हो गए। फिर से देख लीजिए, ऊलर, डल, नैनीताल, भीमताल, चिल्का, पुलिकट, सांभर, बारापानी और लोकताक। फिर दूसरा है मानव निर्मित झील। अब मानव निर्मित झील में आप डैश लगा के लिखेंगे गोविंद सागर, हीरकुंड, राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर, निजाम सागर, ठीक है। गोविंद सागर, हीराकुंड, राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर, निजाम सागर, ये आप जो है दो भागों में ऐसे करके आप लिख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद अब आपको दूसरा उसी में है, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियों को बताया गया था आपको, जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उसे हिमालय की नदियाँ कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय पठारों से जो नदियाँ निकलती हैं उन्हें प्रायद्वीपीय नदियाँ कहा जाता है। जब आप आएंगे, विश्वविद्यालय खुलने वाला है ना, तो आपको समझाया जाएगा कायदे से। अभी आप क्वेश्चन आंसर लिखते रहेंगे क्योंकि आपको परीक्षा में इससे आपको बहुत दिक्कत ना हो। तो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ दोनों में क्या अंतर होता है? तो हिमालय नदियाँ किसे कहते हैं, यह भी आपको बताया गया था। प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन होती हैं, यह भी आपको बताया गया था। तब आप दोनों में अंतर अपने आप लिख सकते हैं। अब कापी में दो कॉलम बना लेंगे, एक में लिखेंगे हिमालयी नदियाँ और एक में लिखेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब एक मैंने पहला हम वो हिमालयी नदियाँ बता रहे हैं, उसमें नंबर 1 में आप लिखेंगे हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ 12मासी होती हैं, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ 12मासी होती हैं। और प्रायद्वीप वाले में लिखेंगे अधिकांश या प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं 12मासी नहीं होती हैं, यह बरसात पर ही निर्भर होती हैं, ठीक है। दूसरा अंतर आप लिखेंगे हिमालयी नदियाँ जो होती हैं इनमें वर्ष भर पानी रहता है, इनमें वर्ष भर पानी रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं उनमें केवल वर्षा के दिनों में ही पानी रहता है, ठीक। दो अंतर आपका हो गया। तीसरा लिखेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियों का उनके निकलने वाले स्थान से समुद्र तक का मार्ग बहुत लंबा होता है। हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ होती हैं तो लिखेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियों का उनके निकलने वाले स्थान से समुद्र तक का मार्ग बहुत लंबा होता है। और इसमें लिखेंगे आप प्रायद्वीपीय नदियों का उनके निकलने वाले स्थान से समुद्र तक का मार्ग बहुत छोटा और छिछला होता है। प्रायद्वीपीय नदियों का उनके निकलने वाले स्थान से समुद्र तट का मार्ग जो होता है बहुत छोटा और सकरा होता है। 3 अंतर हो गया। चौथा आप लिख सकते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों का उद्गम स्थान पर्वत चोटियों के उत्तर में है। हिमालय से निकलने वाली नदियों का उद्गम स्थान पर्वत चोटियों के उत्तर में है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की ओर बहती चली जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ
पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ बता रहे हैं बहती हुई चली जाती हैं। फिर आप लिख सकते हैं अगला अंतर, जो हिमालयी नदियाँ होती हैं यह विशाल डेल्टा बनाती हैं, बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है या प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं इनसे छोटा डेल्टा बनाती हैं। ठीक, यह आप अंतर लिख लेंगे। फिर उसी में है आपका है प्रायद्वीपीय पठार की के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन हैं। 2 कॉपी में कॉलम बनाएंगे, उसमें आप देखो पहला लिखेंगे अंतर, पूर्व की ओर बहने वाली नदी मुख्य नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। पूर्व की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा एवं ताप्ती हैं। ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी मुख्य नदियाँ आप महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी लिख सकते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में आप लिख सकते हैं नर्मदा एवं ताप्ती। फिर लिखेंगे पूर्व वाले में आप, ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पूर्व वाली नदियाँ कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो होती हैं अरब सागर में गिरती हैं। तीसरा लिख सकते हैं अंतर, इन नदियों का अपवाह तंत्र विकसित एवं आकार में बहुत विशाल है। इन नदियों का अपवाह तंत्र विकसित एवं आकार में बहुत विशाल है। और इसमें लिखेंगे इन नदियों का अपवाह तंत्र विकसित नहीं है, इनकी सहायक नदियां आकार में बहुत छोटी हैं। इनकी जो सहायक नदियां हैं वो आकार में बहुत छोटी हैं। अगला लिखेंगे अंतर आप, ये नदियां बहुत गहरी नहीं बहती हैं। जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं उसमें आप लिखेंगे ये नदियाँ बहुत गहरी नहीं बहती हैं, और जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं वह बहुत गहरे में बहती हैं। जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं वो बहुत गहरे में बहती हैं। अगला अंतर आप लिख सकते हैं कि ये नदियाँ पूर्वी तट पर बहुत बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। कौन नदियाँ, जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ होती हैं, ये नदियाँ पूर्वी तट पर बहुत बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, और जो ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहने नदियाँ होती हैं यह उनसे छोटा डेल्टा बनाती हैं। अपेक्षाकृत इनकी डेल्टा कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, यह आप दोनों मंत्र लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न आपका, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियों का महत्व क्या है। तो आप जानते हैं, आप लोगों को बताया भी गया, देखते भी हैं नदियों का इससे आर्थिक महत्व आया है, इसको आप जो है अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियों का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है, ऐसा लिख करके आप लिख सकते हैं। ये जल के बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। पहला, ये जल के बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। दूसरा लिख सकते हैं, ये भारी वर्षा के समय बाढ़ को रोकती हैं। ये भारी वर्षा के समय बाढ़ को रोकती हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं, नदियों से हमें प्राकृतिक ताज़ा मीठा पानी मिलता है। नदियों से हमें प्राकृतिक ताज़ा मीठा पानी मिलता है, जो मनुष्य सहित अधिकतर तीव्र जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक होता है। और चौथा लिख सकते हैं, ये नई मृदा बिछा कर के उसे खेती योग्य बनाती है, जिससे बिना अधिक मेहनत के इस पर खेती की जा सके। ये नई मृदा बिछाकर उसे खेती योग्य बनाती हैं उन नदियाँ जिसमें अधिक मेहनत के इस पर खेती की जा सके। और आप लिख सकते हैं, नदियों के तटों से ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को आकर्षित किया है। ये नदियाँ कालांतर में बड़े शहर बन गए हैं। ठीक, तो ये नदियों, और आप लिख सकते हैं ऐसे नदियाँ जो होती हैं, नदियों के जल को एकत्रित करके जल विद्युत तैयार किया जाता है। और आप अंतर लिखना चाहते हैं, जानते भी हैं, नदियों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने में सहायता मिलती हैं। यह नदियाँ
व्यापार के महत्व को भी बढ़ावा देती हैं, व्यापारिक एक देश से दूसरे देश के साथ संबंधता भी बनाती हैं। तो तमाम आप जो है अंतर अपने मन से भी लिख सकते हैं, यह आपका है। तो यह आपका है। कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को जो है बताया जाएगा और लिखाया भी जाया गया है। जैसे आपको बता दिया गया गंगा नदी की लंबाई है। गंगा नदी की लंबाई आप जानेंगे, गंगा नदी की लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई, सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। संसार का सबसे बड़ा तथा वृद्धि करने वाला डेल्टा, संसार का सबसे बड़ा तथा वृद्धि करने वाला डेल्टा कहते हैं सुंदरवन है। संसार का सबसे बड़ा और वृद्धि करने वाला डेल्टा कौन है? सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है। तो और जिससे क्वेश्चन आपका है कि किसी नदी तथा उसकी सारी नदियों के जल को कहा जाता है, किसी नदी तथा उसकी सारी नदियों के जल को कहा जाता है, तो उसको आप जान लीजिए नदी तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदी तंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी वाली झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है। भारत की सबसे बड़ी और मीठे पानी वाली झील है, तो उसमें आप लिखते हैं ऊलर झील। भारत में सबसे बड़ी और मीठे पानी वाला झील कौन है? ऊलर झील है। फिर जैसे आप क्वेश्चन बताया गया मेघना से क्या अभिप्राय है। मेघना से क्या अभिप्राय है? तो बांग्लादेश के दक्षिणी भाग में जब ब्रह्मपुत्र और गंगा आपस में मिल जाती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को हम क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। ठीक ना। मेघना से क्या अभिप्राय है, मेघना किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि बांग्लादेश के दक्षिणी भाग में जब ब्रह्मपुत्र और गंगा आपस में मिल जाती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। झील किसे कहते हैं? झील जैसे आप लोगों को बताया था धरातल के किसी गर्त में जल भंडार को झील कहा जाता है। धरातल के किसी गर्त में एकत्रित जल भंडार को झील कहा जाता है। यह गर्त चारों ओर से पानी से घिरा होता है। यह गर्त चारों तरफ से पानी से क्या होता है? घिरा होता है। अब अगला क्वेश्चन जैसे आप लिख सकते हैं, उसी में और है आपका कि गंगा किस स्थान से निकलती है और निकलकर कहाँ प्रवेश करती है? यमुना गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो गंगा हरिद्वार स्थान से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है। गंगा बता रहे हैं कि हरिद्वार स्थान से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है तथा यमुना गंगा में इलाहाबाद में मिलती है। यमुना जो है वो गंगा में कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में मिलती है। एक आपको और बताया गया था विसर्प क्या होता है। विसर्प मैंने आपको बताया था कि जब किसी नदी के घुमावदार भाग जो उस समय बनता है जब नदी समतल मैदान पर एक दिशा से दूसरी दिशा में क्या होती है? घूमती है, जिसको मैं पढ़ाया था आप लोगों को। विसर्प किसे कहते हैं? विसर्पण जैसे होता है। तो विसर्प माने जान लीजिए सर्प से ही बना है। जब नदी का वह घुमावदार भाग या वक्र जो उस समय बनता है जब नदी समतल पर एक दिशा से दूसरी दिशा में क्या होती है? घूमती है, तब क्या बनता है? विसर्पण बनता है। इसे हम क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। 12मासी नदियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो 12मासी आप जानते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। 12मासी नदियाँ ऐसी नदियाँ जिनमें पूरे वर्ष भर जल रहता है, उसको आप 12मासी नदियाँ कह सकते हैं। उसे आप 12मासी नदियाँ कह सकते हैं। गोखुर झील से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है जैसे गोखुर झील, तो इसमें उत्तर में आप लिखेंगे नदी द्वारा निर्मित या बनाया गया एक निक्षेपणात्मक स्थलीय रूप है। नदी द्वारा बनाया गया एक निक्षेपणात्मक स्थलीय रूप है। यह नदी की प्रवणावस्था के बाद उसके विसर्पों के मूल धारा से कट जाने और उसमें जल इकट्ठा होने से बनता है। गोखुर झील में क्या लिखेंगे? नदी द्वारा निर्मित एक निक्षेपणात्मक स्थलीय रूप है। यह नदी की प्रौढ़ावस्था के बाद
उसके विसर्पों के मूल धारा से कट जाने और उसमें जल इकट्ठा होने से बनता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जो है बहुत लिखाया जाएगा, लेकिन सभी बच्चे लिखते नहीं हैं। ताप्ती नदी किस पहाड़ियों से निकलती है? क्वेश्चन जैसे बन रहा है, ताप्ती नदी किस पहाड़ियों से निकलती है? तो ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा। फिर क्वेश्चन जैसे आपको कोई पूछ लेता है कि ताजे जल की झीलें अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो ताजे जल की झीलें अधिकतर हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। ताजे जल की अधिकतर झीलें हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको तमाम हैं इसमें। आप लोग जो जितना बताया जा रहा है उसको फिर कॉपी कर नहीं रहे हैं, देख रहे हैं। 2-1 बच्चे लिखते हैं और दिखाते हैं, बाकी ये कोई जो बच्चा दिखाता नहीं है। सब जो है केवल जो है अपना फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। केवल उधर प्रतिदिन पूछते थे कि स्कूल कब खुलेगा, स्कूल कब खुलेगा। अब जब स्कूल पे ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है तो कोई लिख कर दिखाया नहीं दे रहा है। स्कूल खुलने पर आप लोग उसे पूछा जाएगा ना कि क्या आप लोग पढ़े हैं। 6 क्लास 7th 8th में थोड़ी है कि जो मन कहे लिख देंगे, मन कहे नहीं लिखेंगे। जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग ना तो लिख रहे हैं ना पढ़ रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल जो है बैठ करके अपना जान रहे हैं कि मार्कशीट कहाँ से आप लोगों को मिलेगी। 9th की परीक्षा होगा उसमें वो नंबर ही नहीं पाएंगे। इस नाते आप लोग जो है जो बताया जा रहा है, टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको लिखिए, और जो क्वेश्चन ना है उनसे पूछ भी सकते हैं। फ़ोन नंबर भी सबका है, ऑनलाइन भी आप पढ़ाया जा रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं उसको आप पूछ भी सकते हैं।